वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरे साथ हैं डॉक्टर नाजी और आज हम बात करने वाले हैं स्किन पे मार्क्स की। हम बात करें, पहले मैंने ज़रा सी हमने आपको हाईलाइट कर दिया कि विंटर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं और पेशेंट्स किस प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बर्थ मार्क्स के हवाले से नाजी बात करना चाहूँगी, ये क्यों और कैसे डेवलप होते हैं? देखिए, बर्थ मार्क पैदाइशी एक ऐसे निशानात होते हैं जिनके लिए हमारे पास बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि जी उनकी माँ चांद की फला तारीख को बाहर आ गई होंगी जिसकी वजह से ऐसे हुआ होगा, ये छाप पड़ गई और ये बहुत ही बदशगुनी की निशानी है, और ये माँ चूँकि अच्छे काम नहीं करती थी या बाप अच्छे काम नहीं करता था इसलिए अल्लाह ने बच्चे के ऊपर छाप दी है। दूसरा ये कि ये बच्चा बहुत लकी है इसलिए इसके ऊपर ये निशान है। अब बर्थ मार्क्स ये जिस तरह बनते हैं बॉडी के अंदर, ये पूरी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वो है, ठीक है। जो भी बन गया, ये जो बातें मैंने अभी की उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। ये इस तरह के एक मार्क्स होते हैं बॉडी के ऊपर। अब ये जिस तरह का भी नीवस है, इसको हम नीवस कह रहे होते हैं बर्थ मार्क्स को हमारी जबान में। जिस एरिया को वो या जिस कलर का होता है उस तरह का उसको नाम दे दिया जाता है कि नीवस, ब्लू नीवस है तो इसमें हल्का ब्लू टिंच होता है। एक नीवस ऑफ फोटा है तो वो पूरा एक बड़ा सर्कल होता है। एक वाइट भी होते हैं कि छोटे 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 वाइट होते हैं। थोड़ा मैं आपको रोकूंगी, कॉल है हमारे साथ आतिफ है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, पहली बार मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, मेरी सिस्टर हैं, उनके नाक पे बहुत बड़ी स्याही बन गई, छाई जिसे कहते अच्छा, हैं। उसके लिए कुछ बता दें ये, ताकि वो ठीक हो जाए। नाजी कुछ कब से है उनको ये छाई जी? ये तकरीबन इसको हो गए, पहले तो छोटी थी, 2 साल पहले ना, तो अब वो काफी बड़ी हो गई तो है। उनका कलर काफी फेयर है क्या? जी, उनका कलर बिल्कुल फेयर 2 है। साल पहले कितनी छोटी थी? मामूली सी थी, अब तो पूरे नाक पे हो गई। नहीं अच्छा बच्ची के वो माँ की बात माँ क्या आप मैंने एज कहा, का पूछ रही हैं? 2 साल पहले बेटी बहुत छोटी हेलो? थी। जी जी जी। और दूसरा, मेरा थर्सडे वाले दिन वो शर्ट निकली थी, तो वो मुझे ना मेरा ड्रेस लिया गया ना मुझे मिली है। अच्छा, वो आपके कंट्रोल रूम में आपका मैसेज पहुंच चुका होगा, आप अभी होल्ड पे रहेगा, दोबारा अपना एड्रेस दे। जी ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये छाइयों का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हम कई दफ़ा डिस्कस करते हैं, स्पेशली जो फेरर कलर के लोग होते हैं, टाइप 3 टाइप 2 के स्किन के लोग, क्योंकि हमारे पास इस्लामाबाद मुल्तान इस्लामाबाद पिंडी की साइड पे बहुत हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, हमजा, ये सब बहुत फेरर स्किन कलर होता है। ऐसे लोग जब धूप में निकल जाते हैं बगैर किसी प्रोटेक्शन के, और नाक चूँकि सबसे पहले आगे होती है तो वो धूप ले रही होती है, इसकी वजह से वो जो हाइपर पिगमेंटेशन का स्पॉट है वो आहिस्ता 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 विद टाइम बढ़ता चला जाता है और फिर वो और एरिया को इन्वॉल्व करता है। ऑब्वियसली ऐसे लोगों को कैप्स, अगर वो स्टूडेंट हैं और बाहर निकल रही हैं डेली, तो कैप्स या जो हैट होते हैं चौड़े उस वाले चौड़ाई वाले, वो ऐसी कैप्स और हैट ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि दुपट्टा आप चाहकर भी आगे इतना रख नहीं पा रहे होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होता है। और दूसरा, सनग्लासेस पहनना चाहिए और SPF 60 एंड अबव, 60 एंड अबव के आपने सन ब्लॉक लगाने होते हैं, और कोशिश करें कि निकले सुबह लगा के जाएं और फिर दोपहर में एक और दफ़ा लगा लें तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अच्छा, हम बर्थ मार्क के ऊपर आते हैं, तो जब ये बन जाते हैं तो इनका इलाज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कई ऐसे बर्थ मार्क होते हैं जिनके ऊपर बाल भी होते हैं, हेरी नीविस बोलते हैं उनको। नीविस एक्चुअली हमारा मेडिकल टर्म होता है। हाँ, मैंने तो, अक्सर देखा है किसी किसी के बाल होते हैं। अब वो बर्थ मार्क के बाल, उसमें क्या होता है, स्किन भी अच्छी खासी डार्क हो रही होती है और एट द सेम टाइम उसके ऊपर बाल भी होते हैं। वो जो रिमूव करते हैं अगेन वो वापस आ जाता है, क्योंकि बॉडी का वो हिस्सा उस बाल को बनाने के लिए और उस नीविस को बनाने के लिए प्रोन होता है। इसके लिए सबसे इफेक्टिव जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी फला लगा लो चला जाएगा, ये लगा लो चला जाएगा, कई लोग जादू, कई लोग वो मन क्या कुछ पढ़ते हैं कि जी चला जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, जो कि बहुत पेनफुल लेजर होता है, वो किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मींस इट्स कटिंग द स्किन। तो वो डीप डाउन जाकर इस तरह की वो कट्स लगते हैं, जैसे आप प्रोब पास करते हैं तो ऊपर 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 से वो लगते चले जाते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे वो कट करके वो लाइन गुजर जाती है रेस की, उसके बाद आप उसको स्कूप ऑफ कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है और ये इतना आसान नहीं होता। अच्छा नाजी, कुछ बर्थ मार्क्स कैंसरस देखिए हो सकते हैं, डेवलप हो सकता है। कॉजेस क्या हैं, डायग्नोज और ट्रीटमेंट के बारे में भी देखिए, उसके लिए मैंने जैसे बताया कि अगर होते कोई भी बर्थ मार्क के अंदर या किसी भी मोल के अंदर, जब कभी आपको इचिंग स्क्रैचिंग बहुत होने लगे, यानी आपको खारिश हो रही है, साथ में वो ब्लीड कर रहे हैं, तो देन वो साइन अलार्मिंग है कि अब अचानक इतने अरसे से रहने के बाद ये क्यों इनमें इतनी चेंजेस आ रही हैं। आप पहले तो ठीक है लगा के अपनी जो कन्वेंशनल चीज़ें चेक कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो उससे काबू में नहीं आ रही, देन इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर, क्योंकि वो बायोप्सी करके चेक करेगा और ट्रीटमेंट के लिए, खुदा ना खासा कैंसर निकलता है तो फिर तो उसकी मैनेजमेंट करेगा, वरना जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, एक्सिजन, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सर्जिकल है, इसमें कोई भी बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से ये नहीं हटेगा। ठीक, तो
नाजिया, तो इसकी ट्रीटमेंट आपने दोबारा से मुझे एक बार हाँ, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर जैसे मैं बता रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे होता है, बट सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट है। ये नहीं कि आप एक दफा डॉक्टर के पास गए और कर दिया और ये पेनफुल है, क्योंकि अच्छा, बाकायदा कुछ लोग करके सर्जिकली भी रिमूव जी करा जी देते हैं। सर्जिकली बिल्कुल इसी में कब एडवाइजेबल सर्जरी भी इसी देखिए, अगर आपको विजुअल, अगर तो कोई बॉडी के अंदर है तो लोग मैटर नहीं कर रहे होते, फेस के ऊपर आता है ठीक है, तो वो ऑब्वियसली देखने में बुरा लग रहा है कॉस्मेटिकली, तो फिर वो उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अमूमन बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि ये पेनफुल है, इट्स नॉट दैट इजी टू रिमूव, तो बच्चे अगर जैसे अपने 10-11 ईयर्स तक के आ जाए तो वो थोड़ा सा कम से कम बर्दाश्त कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली गो फॉर द सर्जरी। तो ये सारे चीज़ें हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही बर्थ मार्क के लिए चीज़ें आती हैं कि आपको ज़रूरी है कि आप इनको वक्त पे एड्रेस करें अगर आपको लगता है, वरना ठीक है आप इसको कंटिन्यू करें। हम इस पे बात करते रहेंगे। जैसे आपको पता है कि आज बेनज़ीर साहिबा की डेथ एनिवर्सरी, तो एक शहादत का दिन है, तो हम शो के दौरान उनके बारे में बातें भी करते रहेंगे। एक मूवी ट्रेलर है उनका, वो चल के देखते हैं और फिर आते हैं। Asifi? You're going to be a good girl? Yep. And I won the spider one. I was a good student. My father put a great emphasis on education. Hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. After my mother and I have left, we have not left Pakistan. We have not come out as political refugees or sought political asylum. We are Pakistanis and we'll go back to Pakistan. That's our homeland. That's where we live and that's where we'll die. She was such a force of, I'll say it again, of democracy in the country. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख जद्दोजहद से भरी हुई है। After 8 years of exile, Benazir Bhutto is preparing to return to Pakistan. जी व्यूअर्स, आपने देखा बेनज़ीर साहिबा का ये एक छोटा सा हमने पैकेज दोबारा से आपको दिखाया। एक मूवी थी और जब भी देखते हैं अजीब सा ही दिल होता है, और आज तो सारा दिन ही हमने ये चीज़ें देखी हैं। आपने एक चीज़ नोट की कि बच्चों के साथ भी कितनी अटैचमेंट और एक माँ वाला जो एक रोल होता है, चाहे बेशक आप दुनिया में कुछ भी करे हो, यहीं से आपको पता चलता है कि आप कितने कनेक्टेड होते हो अपने बच्चों से, चाहे आप वर्किंग लेडी हो या नहीं हो, तो भी आप कनेक्टेड ही रहते हो। खैर, हम बात करते रहेंगे, बेनज़ीर साहिबा को आज हम ट्रिब्यूट देते रहेंगे। नाजिया, तिल पे बात करते हैं। मोल्स भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या ये डेंजरस हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मोल जो हैं, अगर हम अपने मुल्क में तो कहते हैं तो ठीक है, हमारी स्किन टोन, हमारा जो स्किन कलर टाइप है वो इतना बुरा नहीं है। 4, 5, 6 की जब हम बात करते हैं डार्कर वाले, जो टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 की स्किन है, जो फेरर तरीन स्किन है, अंग्रेज़ों की जो स्किन की बात करते हैं, उनके साथ वाकई हर मोल का जो है वो एक ख़तरा इस लिहाज से है कि ईयरली उनके मोल चेकअप होते हैं। एक तो उनके अंदर मोल बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर स्किन टाइप्स। जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली में ऑब्वियसली मोल्स बन रहे हो तो आपके भी बनते हैं तेज़ी से, और जितना उनको सन बेदिंग का शौक है, उस धूप में जाके लेट जाते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये डार्कर हो जाए तो फिर क्या रिस्क? डार्कर का इतना प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि वो सिम्टोमेटिक ना हो, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के अंदर वो चेंज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इचिंग और ब्लीडिंग होने लगी, बहुत खारिश हो रही है और बहुत
उसको आपने फौरन बायोप्सी करके निकालना है। उसको फिर आप रख नहीं सकते कि आपने चले एक चंक आधा रखा आधा रख अच्छा, निकालिए, मतलब ऐसा ये नहीं कितनी एक इन्फॉर्मेशन आज जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि लोग मोल्स के ऊपर खारिश होती रहती है, सब कुछ होता है, तो कहते हैं नहीं मोल है ये तो तिल है, इसका क्या हो सकता है? नहीं, लेकिन इसको फौरन डॉक्टर के पास जाके बायोप्सी करके इसको कंप्लीटली एक्सिजन यानी निकाल के इसको अलग कर देना है बॉडी से, चाहे वो कहीं का भी मोल है। इसलिए अंग्रेजों में स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन में ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जब मैं पढ़ रही थी इंग्लैंड में तो हमारे पास जब कोई ऑस्ट्रेलियन होता था तो हमेशा जब भी हम उसकी हिस्ट्री लेते थे तो उसके अंदर हमेशा वो बताती होते थे या होती थी पेशेंट्स के मेरी अम्मी को भी स्किन कैंसर था, मेरी खाला मुझसे मर गई, इतना स्ट्रॉन्ग स्किन कैंसर है उनकी जगहों पे। और सबसे ज्यादा जितने भी हम बॉडी के कैंसर्स की बात करते हैं कि जी लंग का कैंसर है, ये मुझे बताया कि ये स्किन तरीन मौत स्किन से होती है, स्किन कैंसर में भी ये डेवलप हो सकती है चीज। तो स्किन कैंसर के बारे में थोड़ी बात करते हैं, बहुत जरूरी। कितना कॉमन है? देखिए पाकिस्तान में कम है और स्किन कैंसर सिर्फ एक ही तरह का नहीं है जो मोल से होता है, कई दूसरे तरह के भी। एक होता है जो हमारा मेलेनोमा होता है, जो कि तिल के ऊपर चेंजेस की वजह से ये कहते हैं दिस फास्टेस्ट स्प्रेडिंग स्किन कैंसर। ये मेलेनोमा स्किन का भी होता है, ये मेलेनोमा नेल का भी होता है। नेल के अंदर भी आपका नेल बिल्कुल ऐसे काला हो जाता है। मैं आपको थोड़ा रुकूंगी, हमारे साथ कॉलर है मोहम्मद बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जी, कौन बात? डॉक्टर राजिया से बात करनी थी कि मुझे सोराइसिस बहुत है। अच्छा जी, सोराइसिस जो है मुझे 50-60% है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मेथाडिन एक दवाई आती है वो उतारने, तो उसके साइड इफेक्ट पूछ रहे थे जी। तो साइड इफेक्ट उसके बहुत है, या तो फिर ये क्रीम से क्रीम लगा के ये खत्म हो सकती है कि नहीं है, वो जरूरी है दवाई उतारना? ठीक है, आपको बता देते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। देखिए जब सोराइसिस की जो है वो प्रोपोर्शन या सोराइसिस का जो पूरा कहना चाहिए बॉडी इन्वॉल्वमेंट ज़रा ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम खुद भी पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि आपको बगैर मेडिकेशन के आप टॉपिकल क्रीम से इसको नहीं कर सकते। जब हम कोई भी मेडिकेशन ऐसी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले इसकी बेस लाइन टेस्ट जरूर करते हैं, स्पेसिफिकली लिवर टेस्ट, और ये उसी के ऊपर हिंट कर रहे होंगे कि जी इसके साइड इफेक्ट हैं। कोई भी दवाई जब भी हम ये स्टार्ट करते हैं और इस तरह का हम टेस्ट कर लेते हैं और अगर पेशेंट सही है तभी हम स्टार्ट करते हैं, और जो भी साइड इफेक्ट अगर आपको हो रहे हैं बिलफर्ज तो वो टेम्परेरीली ही होते हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। एंड सेकेंडली उसका एक कैलकुलेटेड डोज है और एक कैलकुलेटेड टाइम पीरियड है, बस उसी के अंदर आपने उसको खिलाना होता है पूरी कैलकुलेशन के साथ। अगर आप उसको ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है। अब हमारे यहाँ क्या है कि लोग सही सोचते हैं बेचारे, वो भी अपनी तरफ से कि जी मैं दवाई ना खाऊं और लगाने से ही काम हो जाए, लेकिन वो एक लिमिट है सोराइसिस की। एक आध दो पैच पे हो क्रीम ऑइंटमेंट से काम बन जाता है, लेकिन अगर वो इस तरह से नहीं है तो फिर आपको गोली खाए बगैर कोई हल नहीं है। लेकिन आप फिट होंगे तभी आपको कोई देगा, वरना आपको कोई ऐसी दवाई नहीं दी जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि डॉक्टर अगर आपको कह रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग घर जाके जब लिटरेचर पढ़ते हैं ना, हो अच्छा ये दे दिया, अरे ये वो समझती सारे मुझे होने वाले हैं। द मोमेंट मैंने दवाई ली तो मुझे नोजिया भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, सुइसाइडल टेंडेंसी 0.01 है वो भी मुझे हो जाएगी। तो हम लोग वो नहीं सोच रहे होते कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, और आपके साथ डॉक्टर वैसे भी लिएजॉन में होता है, आपके साथ कंसल्टेशन में हर 15 दिन मैं अपने पेशेंट्स को सोराइसिस के भी हर 15 दिन में बुला के चेक करती रहती हूँ कि भाई ऐसे तो कोई बात नहीं है, कोई सिम्टम्स डेवलप हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, क्या वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। क्योंकि वंस जब हम मीथोट्रेक्सेट स्टार्ट करते हैं उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता एक हाई डोज से करके आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते हुए बंद करते हैं, कोई लाइफ टाइम नहीं देने की होती। तो इसलिए वो उनके कंसर्न्स अपनी जगह वैलिड है, लेकिन वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो यकीनन वो चीज़ें उनके जहन में साफ। बिल्कुल, डॉक्टर से कंसल्ट करना तो जरूरी है। लेकिन स्किन कैंसर पे बात करें, कितना कॉमन होता है? देख तो पाकिस्तान में कम है। मेलेनोमा मैं जैसे बता रही थी, इसकी टाइप्स हैं एक्चुअली कि मेलेनोमा है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एक दूसरी तरह का कैंसर होता है जिसमें मोल इन्वॉल्व नहीं होता। कोई भी ऐसा बॉडी का जख्म जो बहुत अरसे तक हील ना हो रहा हो और उसके अंदर आपको कुछ इस तरह की, ऑब्वियसली वो तो एक्सपर्ट क्लिनिशियन ही देख सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट इसको डायग्नोस कर सकता है। और अगर आप उसकी बायोप्सी कराते हैं तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसका सेकंड टाइप है जो बहुत तेजी से फैलता है। किसी भी पुराने जख्म पे, किसी भी पुराने अल्सर पे वो अजीब पीला सा क्रस्टेड सा हो जाता है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक मजे की चीज़ ये हो जाती है कि लोग कई दफ़ा तो इतनी बड़ी चीज़ भी ओवरलुक हो जाती है, पता ही नहीं चला होता जब तक कि पेशेंट बुरी तरह नहीं हो जाता। मेरे पास कई पेशेंट्स दूसरे हॉस्पिटल से रेफर होकर आए कि अगर कोई पीप का दाना कुछ अरसे तक ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने लिख के भेज दिया तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, विदाउट इवन डायग्नोजिंग। पेशेंट का बुरा हाल रो रो के जी मुझे तो कैंसर हो गया। मैंने कहा भाई आपको किसने कहा कि आपको कैंसर हो गया है? मैंने कहा छोड़ दें, आपको 2 महीने से है ना ये, आप सिर्फ 7 दिन मेरी एक दवाई खा लें, अगर वो ठीक होता है तो ठीक है। वो 7 दिन में वो जख्म गायब पूरा। अच्छा, एंड वो रो रो के बंदा पागल हो गया था, उसके पेट पे इतना बड़ा था। मुझे आज भी वो अच्छी तरह याद है, पेशेंट बेचारा बहुत डर गया था। और 7 दिन बाद वो इतना खुश आया कि मेरा तो वो जख्म एक्चुअली इतना क्रॉनिक हो गया था और एंटीबायोटिक का डोज इतना कम दिया जा रहा था कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था।
तो इस तरह से लोग जो है बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी कर देते हैं। ये कैसे डायग्नोज होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बायोप्सी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बायोप्सी हमारे यहाँ। मैं एक और चीज़, चूँकि मैं अभी हूँ यहाँ पे तो मैं बताती चलूँ, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि जब भी किसी को बायोप्सी लिख के दे दें तो वो ये समझता है कि जी ये तो कैंसर की बात हो गई है। ये वाकई आप सही कह रही हैं। बड़ा मसला है। अब जबकि मैं ये बताती हूँ कि क्योंकि मैं किंग्स वाले से पढ़ी नहीं हूँ, लंदन से, और हम में से जितने लोग भी बाहर से पढ़कर आते हैं, वहाँ जैसे हम यहाँ पेशेंट आप आई मेरे पास, आपने कहा भाई जी मुझे फला फला मसला, आपकी स्किन की लीजन थोड़ी अजीब थी कि मुझे नहीं समझ आया कि भाई ये ऐसी है या वैसे है, और मेरा डाउट 2-3 डिजीजेस के ऊपर है, तो मैं आपको ब्लड टेस्ट दूंगी। ब्लड टेस्ट के साथ आपकी हिस्ट्री लेकर, जैसे और कोई टेस्ट देने के साथ, एक टेस्ट बायोप्सी का भी दूंगी। और वहाँ इंग्लैंड में ऐसे ही होता है, आपने एक कमरे में जाए ब्लड देंगे, दूसरे में जाएंगे बायोप्सी होगी, तीसरे में जाएंगे उसका लीजन की तस्वीर खींची जाएगी, फिर बायोप्सी होगी, फिर बिफोर एंड आफ्टर। तो पूरे कमरे बने होते हैं, लाइन दर लाइन आप जाते हैं एंड देन आप घर जाते हैं। इस तरह से होता है। यहाँ पे किसी को बायोप्सी देते हैं, सबसे पहले तो वो आपके पास नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। पहले तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो चला गया मुझे तो कैंसर हो गया, और सेकेंडली वो हमें बाहर जाके गालियां दे रहा होगा कि तो उसने मुझे तो देखो अच्छी भली बीमारी, किसी और डॉक्टर के पास जाएगा। तो असल में मसला ये है कि पेशेंट अपने आप को डॉक्टर से ज्यादा स्मार्ट समझता है। वो समझते हैं तो डिग्रियां हैं, ये तो कोई बात ही नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है आजकल, तो डॉक्टर बस इसीलिए बैठे हैं कि जी ये लोगों से पैसे बटोरे, तो उनका डॉक्टरों पे एतकाद नहीं रहा। और वो क्या करते हैं, अपनी ट्रीटमेंट में इंटरवेंशन करते हैं। अगर मैंने 5 चीजें लिख के दी, वो एक चीज इस्तेमाल करेंगे, बाकी 4 नहीं करेंगे, कि पहले हम टेस्ट तो देख लें फिर हम सोचेंगे। तो अगर आप ही ने डिसाइड करना है तो फिर देयर इज नो पॉइंट टू कम टू द डॉक्टर ना। आप उसको पहले जब उसके पास आए हैं, उसकी एक्सपर्टीज है, और उसके लिए मैं हमेशा एक बात बताती हूँ खवातीन को समझाने के लिए, जब आपने चिकन कोरमा का इरादा किया है बनाने का, तो अगर आप सारी चीजें उस हिसाब से नहीं डालेंगे जैसे कि आपको बताई गई हैं, आप कभी भी कोरमा नहीं बना सकती। तो सेम इफ यू वांट टू गेट ट्रीटेड फॉर एक्ने, और अगर आप मेरा दिया हुआ पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं कर रही, देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है स्किन की, फ्रेकल्स। बिल्कुल। अब ये क्यों होते हैं और कितनी किस्में होती हैं? देखिए, फ्रैकल्स के लिए जैसे मैंने बताया अभी, जैसे उनका फ़ोन भी आया था लाहौर इस्लामाबाद से, वो यही पूछ रहे थे कि वो बन रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रैकल और मेलाज़मा, झाइयों के बीच में ज़रा से अल्फाजों का ज़रा चेंज हो जाता है। फ्रैकल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं लाइट ब्राउनिश कलर के, और मेलाज़मा पूरा एक पैच होता है जो कि बन जाता है। अब छोटा पैच है बड़ा पैच है, बट बहरहाल पैच जो है वो ये है। फ्रैकलिंग अमूमन जेनेटिक होती है, आपकी फैमिली में टेंडेंसी होती है, आपकी अम्मी को, बहनों को, भाई को, जो भी था हुआ। और आपका अगेन फेरर कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप फेयर बैकग्राउंड से हैं कहीं से, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ते हैं। अंग्रेजों को बहुत फ्रैकल होते हैं इस एरिया में हर जगह पढ़ रहे होते हैं, और अक्सर में तो बहुत आयरिश लोगों में जो बहुत ही फेयर बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी होते हैं ब्राउनिश। अब यह है कि जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो आप पे प्रोटेक्शन और लोगों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप सन ब्लॉक, कैप्स, हैट्स, अगर बहुत चलना है छतरी ये लेके जाए, वरना फ्रैकलिंग से आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। वंस फ्रैकल्स आते हैं देन किस तरह रिमूव करें, इसके लेजर्स आते हैं, आप उसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन के अंदर से पिगमेंट आ रहे होते हैं, ऊपर से इसको ज़्यादा हिलाने से फ़ायदा नहीं। थोड़ा बहुत केमिकल पीलिंग अलॉन्ग विथ आप यूज़ करें तो फ़र्क पड़ता है। इस तरह की क्रीमें आती हैं जिसके अंदर जो है वो हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन फ्री है, बहुत तरह की आती हैं, कोजिक एसिड वगैरह, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स वगैरह, इन सब के मिक्सचर से होता है। लेकिन आपकी सन प्रोटेक्शन एंड सन अवॉइडेंस एट द पीक टाइम फ्रॉम 9 AM to 3 to 4 PM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को ऐसे ही घूमते ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप फ्रैकल से अपने आप को बचा नहीं पाते। लेकिन अगर आपके फ्रैकल्स हैं और नहीं आप ठीक करा पा रहे, या ऑब्वियसली फाइनेंशियल रीजंस है, या नहीं भाई लोग थक हार जाते हैं कि इसके क्या ट्रीटमेंट है? मेडिकेशन है, मेडिकेशन जी मेडिकेशन है, इसके लिए बाकायदा लेजर भी है, इसके साथ जैसे मैंने बताया इस तरह की क्रीम्स आती है, वो भी है। उनको कवर करने का भी तरीका है, बच्चा कंसीलर लगा ले, मेकअप कर ले, तो वाइल आपका ट्रीटमेंट हो रहा है आप बाहर जा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, घर में छुप जाते हैं, जी नहीं मैं तो नहीं जा सकती, शादी पे ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे जरा सी स्किन खराब हो जाती है, मैं तो हैरान हूँ, लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती, मुझे तो दाना हो जाए, कुछ हो जाए, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती। जरा सी स्किन ड्राई होने लग जाए, यहाँ जरा सा आपके मुंह पे जरा सा कुछ हो जाए, करती हैं, और घर वालों इतना पैनिक करती हैं, और मेकअप के फिर प्रोडक्ट्स ऐसे खरीद रही होती हैं महंगे और फजूल चीजें खरीद होती है। अच्छा, नील भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, ब्रूजेस का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए इनके अंदर नील्स के अंदर जो ब्रूजेस आ जाते हैं उसके अंदर ये होता है कि सुपरफिशियल जो आपकी नाज़िर, जैसे मुझे अगर आपने यूं करके ऐसे उंगली भी लग गई ना किसी की, तो मुझे ब्रूज पड़ जाता है। ये क्यों ऐसे? एक्चुअली देखें, एक तो स्किन की थिनिंग, जो पतली स्किन जिनकी होती है उनके साथ, और जिनकी ये जो सुपरफिशियल वेस्कुलेचर है जो हमारे शरियानों का और ये जो हमारे कैपिलरीज का पूरा एक सिस्टम है, वो अगर किसी का वीक है और प्रेशर वहाँ पे बन जाता है थोड़ी सी देर में भी, या चोट लगी तो वो टूट गई। और सेकंड में जो लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं
या ज़्यादा देर चले फिरे बैठे रहे और पैरों को नहीं मूव किया, इसलिए कहते हैं रेगुलर पैर की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवन व्हाइल यू आर सिटिंग या स्टैंडिंग। ये नहीं कि एक जगह पे खड़े तो थोड़ा सा चलना शुरू हो जाए, बैठे तो पैरों को रोटेट करना शुरू कर दें, ताकि आपके पैर के अंदर जो प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो का और लिम्फेटिक सिस्टम का है, वो आउट ना हो। जैसे ही वो आउट होता है तो नेचुरली वो पंचर होती है, और बाद लोग टकराते हैं चीज़ों से, तो चूंकि वो वीक होता है उनकी स्किन का सपोर्टिंग सिस्टम और वो वैस्कुलेचर, तो वो टकरा के स्किन को। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं बर्न्स की तरफ। जले हुए निशानात, जला हुआ जरा सा भी हो जाए, और खासतौर पे हमारे यहाँ कुछ अवाम ऐसी हैं जो जला देती हैं औरतों को या जल जाती हैं, उसके लिए क्या होता है? देखिए, जलने की हमारे पास हमेशा जब भी होता है परसेंटेजेस होती हैं कि भाई कितना डेप्थ में है और कितना बॉडी एरिया सरफेस इन्वॉल्व है। मामूली बर्न्स को तो ठीक है, हम डर्माटोलॉजिस्ट हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर बॉडी बर्न है मोर देन 50% का और पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है, फेस को कर रहा है, बॉडी के किसी हिस्से को कर रहा है, तो डेफिनेटली उनको स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज किस्म के जो प्रोफेशनली बर्न सेंटर हैं उधर ही भेजना चाहिए। घर में खामखा की जो हम इंटरवेंशन कर रहे होते हैं वो ख़राब बुरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सबको बताना चाहूंगी बर्न के लिए, वो उसकी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हम लोग समझते हैं जी ड्रेसिंग क्या है, रुई रखी, पट्टी लगा दी जी, ड्रेसिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। टाइट कंप्रेस्ड इसकी जो बैंडेजेस होती हैं वो जरूरी हैं, जो कि हर हॉस्पिटल में भी नहीं हो रही होती। बहुत सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स एंड बर्न सेंटर्स हैं, सिर्फ उधर से ड्रेसिंग होती है। हमें क्या होती है, दुनिया भर की सुस्ती हो जाती है, पट्टी कौन कराने जाए, छोड़े ना, घर में कर लेंगे। लेकिन अगर आपने स्किन को टाइटली ड्रेस नहीं किया ना, आपकी स्किन हम बात करते रहेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। बर्न्स बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, हर जगह से स्किन कभी ना कभी, ज्यादातर फ्राइंग पैन में खाना बनाते हुए किसी भी तरह से जल जाती है। तो इस पे हम बात करेंगे कि बर्न से कैसे निजात मिल सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।